देखेंगे विटामिन एवं पोषण, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें लगभग 180 के आसपास क्वेश्चन है, जिसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। कितने पार्टों में? 2 पार्ट में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि एवं पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो कौन सा है? पनीर है। पनीर, जिसको अंग्रेजी में हम चीज़ बोलते हैं, मानव शरीर में नए ऊतक मतलब टिश्यू की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। यह दूध से बनाया जाता है, सभी को पता है, जिसे विभिन्न जीवाणुओं जैसे लैक्टोबैसिलस लैक्टिस तथा ल्यूकोनोस्टक सिस्टोवोरम द्वारा किण्वन करके तैयार किया जाता है। तो ये जो है हमारा पनीर दूध से बनता है, कौन से जीवाणुओं द्वारा? वो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, और दूसरा जीवाणु है ल्यूकोनोस्टोक सिस्टोवोरम के द्वारा किण्वन करके दूध का किण्वन करते हैं, तब जाके हमारा पनीर तैयार होता है। तो ये पूछ सकता है, इसलिए इसकी व्याख्या पढ़ना जरूरी है। अगले हैं जैसे प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ। क्या होते हैं? प्रोबायोटिक एक खाद्य पदार्थ हैं, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, देखना है वो सही है कि गलत है, सही ढूंढना है। तो प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। पहला कथन ये हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। और दोनों में से कौन सा सही है ये देखना है। तो इसमें दोनों सही हैं। क्या है तुम्हारा? दोनों सही हैं। क्या है इसमें? दोनों सही है। तुम्हारा IAS 2008 में आया था। ये देखो, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है तो ज़्यादा दोबारा रिपीट नहीं होगा। IAS के जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादा रिपीट नहीं होते, लेकिन जो फैक्ट बेस्ड हैं, क्या है, हमने अभी तक देखा, ठीक है, जो फैक्ट बेस्ड हैं वो ज़रूर PCS की परीक्षाओं में और RO वगैरह परीक्षाओं में और SSC वगैरह में रिपीट होते हैं। तो हमें फैक्ट बेस्ड ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मतलब एक अवधारणात्मक क्वेश्चन है, तो रिपीट होने के चांस नहीं। तो क्या है? प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, सही है, जो मानव के लिए क्या होते हैं? लाभकारी। इतना जानो बस, ठीक है। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है, बस ये दोनों सही हैं, ठीक। ज़्यादा इसकी व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है। फिर है प्रजैविकों, जिसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक्स, ठीक है। प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो 2008 में आया था IAS में, और यही प्रोबायोटिक जो खाद्य वैसे दोबारा रिपीट हुआ तो 2000 IAS में ही रिपीट हुआ है। PCS वगैरह में बहुत मुश्किल से ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है? इसके बारे में पूछ रहा है, कौन से कथन इसके बारे में भी सही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? कौन से कथन सही हैं ये देखना है हमें। तो क्या कहता है? प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं ये, ठीक है, दोनों के बने होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। प्रजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। ऐसी नहीं, देखो प्रजैविक जो होते हैं प्रोबायोटिक हमारे आहार नाल में पाए जाते हैं, नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नाल में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और प्रजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं। जो ये प्रजैविक जो है, ये प्रजैविक जो है जिनको प्रोबायोटिक्स भी अंग्रेजी में बोलते हैं, ये हमारे दूध शर्कराओं के पाचन में भी सहायक होते हैं। तो ये वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि लिखा है नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नली में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि हमारी नली में ये लोग क्या कहते हैं? पाए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद क्या हैं? ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद क्या हैं जिनमें होते हैं? तो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद क्या हैं जिनमें होते हैं? क्या होते हैं इसमें? पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं, ठीक है। इनमें ये क्या है जो तुम्हारा ना न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद हैं, ये क्या है? उत्पाद हैं जिनमें क्या होते हैं? तुम्हारे पोषक और औषध प्रभाव होते हैं। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होता है शब्द न्यूट्रिशंस तथा फार्मास्यूटिकल्स ना, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। न्यूट्रिशंस और फार्मास्यूटिकल से मिलकर बना है न्यूट्रास्यूटिकल शब्द, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद नियमित पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं ना। ये तुम्हारे जैसे बच्चों को और कुछ लोग जिम करते हैं, वो भी न्यूट्रिशन लाते हैं ना, कि कोई न्यूट्रिशन खा के बॉडी वगैरह बनाते हैं, तो वही उसी का मतलब है, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल शब्द मतलब न्यूट्रिशन, और फार्मास्यूटिकल मतलब न्यूट्रिशन को फार्मास्यूटिकल जो कंपनियाँ होती हैं उनको मिला के ये फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ ही न्यूट्रिशनदायक पदार्थ बनाती हैं, इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल जो शब्द है न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल से मिलकर बना हुआ है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होते हैं? पोषक और औषध प्रभाव होते हैं। पंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो पंक ने किसका आविष्कार किया था? तो उन्होंने विटामिन का आविष्कार किया था। क्या किया था? विटामिन को उन्होंने का आविष्कार किया था, तो खोज की थी, ठीक है। विटामिन का सबसे पहले इन्होंने पता लगाया था, ये ध्यान रखना तुम्हारा 1911, ठीक है, या 12 में इन्होंने इस विटामिन को पहली बार अवधारणा स्पष्ट की, विटामिन की अवधारणा दी, ठीक है। इसका पता लगाया विटामिन का पंक ने, ठीक है। इनका फुल नाम था याद रखना है ना, कैसिमिर। क्या नाम था? कैसिमिर, ठीक है, कैसिमिर नाम था। कैसिमिर
कैसिमिर फंक इनका फुल नाम था। ठीक है, इन्होंने विटामिन को खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है कि नहीं है, इस बातों पे बहुत ध्यान देना है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखो, इसमें विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, सही है। मैकुलन ने की थी, याद रखना है। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी, एकदम सही है। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की थी। विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड ने की थी, लेकिन विटामिन डी की खोज पॉल मुलर ने की थी, ये गलत है। देखो, जो पॉल मुलर हैं हमारे, ठीक है, ये इन्होंने विटामिन डी की खोज नहीं की। डी क्या है? कीटनाशक है। तो इसके गुणों की उन्होंने खोज की थी। DDT जो है, ठीक, कीटनाशक के गुणों का इन्होंने बताया, और ये बताया कि DDT ये मलेरिया और पीत रोगों को कैसे रोकेगा, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो इसलिए फेमस थे पॉल मुलर। ये पूछ सकता पॉल मुलर के बारे में। तो ये विटामिन डी से संबंधित नहीं है, ध्यान रखना। विटामिन बी से मैकुलन है, विटामिन ए से मैकुलन है, और विटामिन से जेम्स लिंड है। क्या तुम्हारे? जेम्स लिंड। इन्होंने विटामिन सी के बारे में बताया था कि इसने विटामिन सी को बताया, और उन्होंने बताया कि है कि खट्टे फलों का प्रयोग करने से क्या होता है, तुम्हारा स्कर्वी रोग से बचा जा सकता है। ये जेम्स लिंड ने बताया था। ठीक है, विटामिन से क्या होते हैं? ठीक है, विटामिन से क्या होते हैं? तो विटामिन तुम्हारे क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं तुम्हारे? कार्बनिक यौगिक। ध्यान रखना, विटामिन कभी पूछे क्या होते हैं, तो विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और ये हमारे शरीर में जो उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीरों में विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, और जंतुओं में जो है विटामिन प्राप्त कैसे होते हैं? तो अधिकांश विटामिन हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, अभी तक जो है, और कुछ ही विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, कुछ ही विटामिनों का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है, बाकी तो खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती हैं। अभी तक लगभग 20 प्रकार के विटामिनों की खोज हो चुकी है, ध्यान रखना। ये सहायक आहार कारक किसे कहते हैं? सहायक आहार कारक किसे कहते हैं? ये RO 2014 देखो 14 में आया है। ठीक है, सहायक आहार कारक किसे कहते हैं? तो सहायक आहार कारक जिसे कहते हैं वो क्या है तुम्हारा? विटामिन है। क्या कहते हैं? विटामिन को ही कहते हैं। विटामिन एक ऐसा यौगिक है ना जो हमारे सहायक आहार कारक कहा जाता है। ठीक है, सहायक आहार कारक कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे तुम्हारे? फ्रेडरिक थे। कौन से तुम्हारे? फ्रेडरिक थे। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। ठीक है, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे जिन्होंने बताया कि ये सहायक आहार कारक बताया विटामिन को। ठीक है, देखो लिखा भी है, विटामिन एक ऐसा यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है, और इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये तुम्हारा पूछा गया था कब? 2014 में RO में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन में जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर है, तो देखना है कौन सी सही है और कौन परिभाषा है कि नहीं। कथन ए कह रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। फिर व्याख्या है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा है कि तुम्हारा है अधिकांश, अभी पढ़ा भी था, बताया पीछे कि अधिकांश बहुत से विटामिन हमको खाद्य पदार्थों से ही मिलते हैं। मतलब अधिकांश विटामिन हमें खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, अर्थात अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है? सही है। क्या तुम्हारा ये सही है? और फिर ये जो व्याख्या कारण देख लो, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, तो यहाँ पर देखो ये गलत है। ठीक है, कुछ विटामिनों का ही मतलब संश्लेषण कर लेता है ना। मानव अंग क्या करता है? जो मानव अंग है, ठीक है, मानव जो अंग है, मानव का शरीर जो है, जो विटामिन डी है, विटामिन के है और विटामिन B12 है, ठीक है, इनका संश्लेषण कर लेता है। इनका तुम्हारा क्या करता है? इनका संश्लेषण कर लेता है अपने आप। ठीक, संश्लेषण करता है मानव शरीर, और ये नहीं कि अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों तत्व ही करता है। तो विटामिन का भी, कुछ विटामिन का भी संश्लेषण करता है, इसलिए ये बिल्कुल ना व्याख्या सही है ना कारण सही है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सी सही, ए सही है, और आर बिल्कुल क्या है? गलत है। देखो UPPCS 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इसके पर जो भी क्वेश्चन आए हैं उनसे हम ये निर्णय निकाल सकते थे। मतलब क्वेश्चन हमारा रिपीट करता है, बस उसका कभी भी भाषा बदल जाता है, क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, इसलिए हमें प्रीवियस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम इन लेक्चरों में यही समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगला क्वेश्चन देखो आया है तुम्हारा UPRO 2016-2021 में आया है। देखो ये भी पीछे क्वेश्चन से संबंधित है। ठीक है, 2016 में भी पूछा है UPRO में मेंस में, और वही PCS प्री 2021 में पूछा था। देखो RO का क्वेश्चन भी PCS में रिपीट करता है, इससे स्पष्ट होता है। ठीक है, इसलिए हमें UPSC के क्वेश्चन फैक्ट वाले और PCS के क्वेश्चन जिस भी स्टेट में होते हैं उनको अच्छे से एनालाइज करके ही जाना है हमें परीक्षा देने के लिए। कथन है, मानव शरीर में अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है।
तो मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर पाता। तो स्पष्ट रूप से ये एक गलत है, ठीक है। जब ये गलत हो जाएगा तो हम इसका पता लगा लेंगे, ठीक है। तो समझ लिए। और फिर है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। भाई शरीर का विकास के लिए तो विटामिन तो अनिवार्य होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा सही है। तो इसमें तुम्हारा यही डी वाला होगा कि ये गलत है और परंतु आर क्या है, सही है। ये वाला तुम्हारा विकल्प सही हो जाएगा। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो अभी तक जितने क्वेश्चन आए उससे भी हम एक दोबारा रिपीट हो या ना हो, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे 1998-94 में जितने भी आए थे, तो हम इस 2016 में पीसीएस में भी कर सकते थे इसको, आरओ में भी कर सकते थे और पीसीएस में भी इसको कर सकते थे। इसलिए हमें क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करना। अगला क्वेश्चन देखो, बीओ की परीक्षा हुई थी पहली बार, तो उसमें 2019 में आया था ये कि विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये तुम्हारा पूछ रहा है कि विटामिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी जब हम इतना विटामिन पढ़े तो इसमें ये भी कथन पढ़ लिए होंगे, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ को तो हम जीवों द्वारा संश्लेषित कर लेते हैं, सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील है, ये गलत है। विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है। तो अभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया, पुरानी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कौन से जल में घुलन है, कौन सा वसा में घुलनशील है, जो क्वेश्चन करके गया होगा तो ये भी क्वेश्चन बीओ का कर लेता, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन ये गलत है, इसलिए ये तुम्हारा डी इसमें हो गया उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखो उधर 19 में बीओ में आया, वही आरएस परीक्षा में आया तुम्हारा 2021 में आया, ठीक है। तो अगर वहाँ से पढ़ के गए होते तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है तुम्हारे, वसा में घुलने वाली एडेक विटामिन होती है। कौन सी, वसा में जो विटामिन घुलती है उसकी ट्रिक है एडेक। क्या है तुम्हारी, एडेक, याद रखो एडेक। और जो जल में घुलनशील होती हैं, हम बीसीआर पहले देखते थे ना, बीसीआर पे अगर पानी गिरेगा तो बीसीआर क्या हो जाएगा हमारा, ख़राब हो जाएगा। बीसीआर हम देखते थे ना, पहले बीसीआर चलता था पुराने ज़माने में, हमारे टाइम में पानी गिरेगा जल गिरेगा तो ख़राब हो जाएगा। तो उसको हम बढ़िया अच्छे से जगह पे चलाते थे कि पानी बरसने लगे तो बीसीआर ना बंद होना चाहिए, नहीं तो लोग बवाल कर देते, चलाओ भाई चलाओ, जैसे अब डीजे बाजा। तो बीसी जो जल में घुलनशील है, बीसी। तो यहाँ पर पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन पूछा, तो ज़्यादा वसा में घुलनशील एडेक, ADEK, ठीक है, ADEK। और एडेक तुम्हारे वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी वसा में घुलनशील हैं विटामिन, ठीक है। तो AD है तो तुम्हारा सी है, तुम्हारा क्या है तुम्हारा ये, क्योंकि यहाँ BC तो जल में घुलनशील है, यहाँ पर BC जल में घुलनशील है, ठीक है। B भी जल में घुलनशील है, ठीक है। इसलिए तुम्हारा ये तो नहीं होंगे, ये पूरा सही है सी वाला। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील हमने देखा है, ठीक है। विटामिन B भी है और C भी है जल में। तो इसमें पूछा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ये भी उत्तर होगा, ये भी उत्तर होगा, ठीक है। 2 उत्तर इसमें है, B और C दोनों उत्तर हैं, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन, फिर और तमाम भी कई बार क्वेश्चन पूछा रिपीट करके ना, बार बार। देखो 2010 में क्वेश्चन आया था, अगर 2010 में ये सब पढ़ के कोई गया होता तो बीओ का क्वेश्चन हो जाता, ये 21 वाला क्वेश्चन हो जाता आरओ का, ठीक है। ये तुम्हारा समझ रहे हैं। फिर कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, अभी हमने पढ़ा BC। देखो 2002 में आया था लोअर में, लोअर का क्वेश्चन कोई पढ़ के गया होता तो आराम से उधर हो जाता, यूपी बीओ वगैरह पीसीएस वाला, ठीक है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। क्या है, 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक है वो है, प्रभुत मतलब थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होती है, वो कौन सी है तुम्हारी, ये बताना है तुम्हारे, ठीक है। वो जो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो तुम्हें बताना है। तो वो कौन सी तत्व है हमारी तुम्हारी, तो ये है तुम्हारी पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो व्याख्या देख ले, तो 1996 में पूछा गया क्वेश्चन, ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। मुख्य तत्व शरीर को कौन सी जरूरत है, 1996 एक फैट क्वेश्चन है, ये हमारा रिपीट करेगा। तो जीवधारियों में पोटेशियम जो है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स भी कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्व जो होते हैं उनको माइक्रो, देखो यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थे। ये माइक्रो मतलब सूक्ष्म तत्व, सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। जो माइक्रो होते हैं तो लघु मात्रा वाले उनको जीवों की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में, और जो माइक्रो होते हैं न्यूट्रिएंट्स उनकी थोड़ा आवश्यकता दीर्घ मात्रा में होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है। तो दीर्घ मात्रा वाले यही है मेन, तो इतने याद रखो, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन। इतने से हमारे प्रश्न, इतने से ऊपर प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये हमारे मतलब अधिक मात्रा में जीवों को आवश्यकता होती है इन तत्वों की, ठीक है।
सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किसके स्रोत होते हैं? सेब का हृदय लोगों के लिए बहुत, मतलब जो हृदय के रोगी रहते हैं उनको सेब अवश्य खिलाना चाहिए। ये उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? इनमें एक तत्व होता है, किसका स्रोत होते हैं, किसका स्रोत होते हैं ये पोटेशियम के केवल, ठीक है, पोटेशियम के अच्छे स्रोत होते हैं, इसलिए हृदय लोगों को कैसे फायदा करते हैं, देखो व्याख्या पढ़ें। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल घटता है। क्या होता है? इसको जो सेवन करेगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल घटेगा। और सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। जो सेब में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है तो रक्त की वाहिकाओं में जो वसा जम जाती है, जो ब्लड को रोकती है, तो इनसे सुरक्षा करता है, ठीक है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व भी पाए जाते हैं जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है। क्या है तुम्हारा? पोटेशियम महत्वपूर्ण है। और जब पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित भी करता है। पोटेशियम क्या करता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को बनाए रखता है। उक्त रक्तचाप को बनाए रखता है, जिससे हमारे हृदय को ब्लॉकेज नहीं होता है, अच्छे से तुम्हारा चलता रहता है हृदय, ठीक है। तो ये इसलिए सेब गुड़ी है, इसलिए इसमें पोटेशियम पाया जाता है, इसलिए हृदय रोगियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो सभी को खाना चाहिए, हृदय रोगी को नहीं। जो पहले से खाते रहेंगे तो उनका हृदय पहले से ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पूछता है, आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। ऑक्सीकरण रोधी मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं, ये हमें बताना है इसमें, ठीक है। किस प्रकार ऑक्सीकरण तत्व हमारे रहते हैं, तो ये वाला इसमें सी चाहिए। ये हमारे शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, ठीक। जो हमारे शरीर में चयापचय क्रिया होती है उसके कारण जो हमारे उत्पाद, इसके उप उत्पाद पैदा होते हैं, जो ये हानिकारक होते हैं, तो इनसे ना जो उत्पाद के रूप में उत्पन्न जो मूलक होते हैं, मुक्त मूलक को क्या करते हैं? निष्क्रिय करते हैं। और ये सब जो चयापचय की क्रिया होगी, हमारे क्रिया में पाचन दुनिया भर क्रिया होती है, श्वसन क्रिया सब होती है, जो भी क्रियाएं होती हैं चयापचय की, उससे कुछ उत्पाद पैदा होते हैं, उन, ठीक है, उत्पाद उत्पन्न होते हैं मुक्त मूलकों के रूप में, ठीक है। इनको ये क्या कर देते हैं? जो तुम्हारा ये फल वगैरह, हरी सब्जियां वगैरह निष्क्रिय बनाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये है, ठीक है। अगला IAS की परीक्षा में 2011 में आया, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसलिए दोबारा रिपीट होने की चांस बहुत कम है, लेकिन IAS में रिपीट कर सकता है और कभी कभी PCS में कथन वाइज इस क्वेश्चन दे सकता है। तो इतना याद रहे, इसका उत्तर तो हम पकड़ लेंगे उसको। मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या है? मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या होता है? तो मानव तंत्र में प्रतिऑक्सी कारकों का कार्य क्या होता है, अभी हमने देखा ना, यही तो है क्वेश्चन, देखो यही प्रतिऑक्सी कारक, ये ऑक्सीकरण रोधी लिखा है, क्वेश्चन वही है, बस पूछने का तरीका बदला। देखो 2011 में पूछा है इसमें, अभी कहाँ क्वेश्चन आ रहा, यूपी विशेष मेन में आया, देखो आया, मतलब रिपीट होते हैं, 12 में आया, 11 में 12 में ही पीस ने पूछ दिया कॉन्सेप्ट वाला। तो यही है, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव को क्या करता है? कोशिकाओं से बचाता है। उत्तर लिखने का ढंग बदल दिया, तो इसलिए मतलब हमें प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करना है, वो किस प्रकार पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना है। इन क्वेश्चनों से हम यही सीखेंगे, कैसे हमें इन हमारे प्रीवियस के ज्ञान को हमें कैसे आगे यूज करना है। तो देख रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं, ऑक्सीकरण, और यही ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही ये तुम्हारा कहा गया है यहाँ पर चयापचय के उत्पाद, ठीक है। चयापचय मतलब भाषा है यार, अंग्रेजी हिंदी वालों की इसलिए दिक्कत होती है, अंग्रेजी में तो उसको एक ही चीज़ लिखते हैं, हिंदी में भिन्न भिन्न चीज़ों से लिखा जाता है उसको, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुँचने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है और प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है, अर्थात इनको निष्क्रिय कर देते हैं, जो यहाँ पर लिखा था उसको निष्क्रिय बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया, वही क्वेश्चन 11 से 12 में PCS मेन में पूछ दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। तो विटामिन C किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? देखो मिर्च में तो विटामिन C हम पाएंगे नहीं, ठीक है। कुम्भड़े में पाएंगे क्या विटामिन C? ठीक है, क्या कुम्भड़े में विटामिन C पाएंगे हम? ठीक है, तो क्या बताओ कहाँ पाएंगे? मटर में पाएंगे, मूली में पाएंगे विटामिन C। तो इसमें किस में विटामिन C मिलेगी? इसमें विटामिन C तुमको जब मिलेगी तो मिर्च में ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम अनुमान नहीं लगा सकते। थोड़ा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है, ठीक है, कभी वो इतना टफ क्वेश्चन पूछ देता तो उसको अगर आए तो करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। तो विटामिन मिर्च में मिलता है, विटामिन C कहाँ मिलता है तुम्हारा? विटामिन C मिर्च में पाई जाती है, ठीक है। और लगभग अगर 100 ग्राम मिर्च लेंगे, ठीक है, तो क्या कहते हैं विटामिन C कहाँ पाई जाती है? मिर्च में पाई जाती है। आगे देखें, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है। देखो विटामिन C ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाता है और मिर्च बिल्कुल खट्टी नहीं होती, इसलिए थोड़ा ये याद रखना, मिर्च में विटामिन C पाई जाती है, ठीक है।
क्योंकि इसमें पाई जाती है, ठीक है। विटामिन सी पाया जाता है, नहीं लिखा, पाई जाती है, तो मिर्च में ही पाई जाती है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन सी जो खट्टे फलों अर्थात साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म स्वास्थ्य रखने में ज़रूरी होता है, मतलब त्वचा रोग में ये थोड़ा मतलब त्वचा को अच्छा रखता है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। खट्टे मतलब विटामिन जो खट्टे फलों में साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा विटामिन है? तो हम पहले ही उत्तर बता दी, विटामिन सी, ठीक है। ये तुम्हारा विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा टफ था क्योंकि हमें मिर्च दिया था, क्योंकि ज़्यादा विटामिन सी मतलब ज़्यादातर है विटामिन सी खट्टे फलों में ही पाया जाता है। साइट्रस में संतरा है, ठीक है, जो भी है तुम्हारे खट्टे फल, नींबू है, आंवला है, आंवला अच्छा स्रोत है विटामिन का। देखो ये दिया है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन सी का तुम्हारा मुख्य स्रोत क्या है, तुम्हारा ये देखना है। कच्चे एवं ताज़े फल, कच्चे एवं ताज़े फल हैं, ठीक है, कच्चे एवं ताज़े फल हैं। विटामिन सी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ठीक है, विटामिन सी के बारे में। तो मुख्य स्रोत क्या है तुम्हारा, कच्चे फल हैं, कच्चे फल एवं क्या है तुम्हारा, ताज़े फल, कच्चे एवं ताज़े फल होते हैं। तो दूध में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दूध में अगर देखें मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ए पाया जाएगा, B12 पाया जाएगा दूध में, और विटामिन डी भी पाया जाता है, और विटामिन के भी पाया जाता है। तो दूध में विटामिन ए, B12 और डी और के पाए जाते हैं, ठीक है। और दालों में मुख्यतः तो प्रोटीन होती है, दालों में क्या होती है, मुख्यतः प्रोटीन होती है, क्या होती है तुम्हारी, प्रोटीन होती है। और घी तो वसा की प्रचुर स्रोत है, घी क्या है तुम्हारी, वसा होती है, इसमें क्या होती है तुम्हारी, वसा होती है। तो यही उत्तर बाकी रह गया, चारों विकल्प भी देख लिए हमने। अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो जानते अभी पढ़ा हमने बताया था, आंवला होता है। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है तुम्हारा, ये होता है आंवला, ठीक है। तो इसका विटामिन सी जो है, विटामिन सी, ठीक है, ठीक है, इसको इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये भी याद रखना, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम, पूछ सकता है परीक्षाओं में आगे जाके, ठीक है। ये खट्टे फलों में तो पाया भी जाता है, और मिर्च में भी पाया जाता है, हमने देखा। तो वैसे देखें तो ताज़े और तुम्हारे क्या होता है, कच्चे फलों में तो ये पाया जाता है, ठीक है, ये होता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊतक कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने और ठीक है, अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स और कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखना का कार्य है, ठीक है। और जल में घुलनशील होता है, और इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो विटामिन सी का कार्य हमने क्या देखा, तो विटामिन सी का मुख्य कार्य है कि कोशिकाओं को परस्पर ये बांधे रखता है, क्या करता है, बांधे रखता है। बांधे रखने वाले ना, मतलब जो हमारी कोशिकाओं को बांधे रखते हैं ना, ये कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले जो आंतर कोशिकाओं पदार्थों के मैट्रिक्स ठीक है, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है। किसमें बनाए रखता है? सामान्य अवस्था में बनाए रखता है, ठीक है। यह घुलनशील होता है किसमें, ठीक है, BCR याद रखना, जल में घुलनशील होता है। कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है, कौन सा, इसके रोग, ये ध्यान रखना इसके बारे में। फिर निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। फिर आगे विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तुम्हारी, तो कहाँ होगी तुम्हारे, तो पहले तो हम खट्टी चीज़ ढूंढेंगे तो संतरा है, उसी में रहेगी सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, पढ़ लिया। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है तुम्हारा, विटामिन सी का नाम हमने देखा था अभी ना, रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल होगा, क्या होगा, स्कर्बिक अम्ल होगा, क्या होगा तुम्हारा, स्कर्बिक अम्ल होगा। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है तुम्हारा, सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है तुम्हारा इसमें, वही तो हमने देखा है, संतरा। आलू तो होगा नहीं, गन्ना होगा, चुकंदर नहीं होगा, तो संतरा आ गया, ठीक है। मतलब सर्वाधिक प्रचुर, आलू वगैरह में थोड़ा बहुत भले मिलती हो, लेकिन सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है तुम्हारा, संतरा। घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है, ठीक है, घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है तुम्हारी, सी। देखा ना अभी इसके में हमने बताया था कि ये कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले तत्वों को समायोजित करता है, तो इसलिए घाव भरने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विटामिन आवश्यक होती है, विटामिन सी आवश्यक होती है घाव भरने के लिए, ठीक है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, लोहे के। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, ठीक है। तो अब ना लोहे के अवशोषण में विटामिन सी क्या करता है, मदद करता है। अगला है निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, शरीर में रुकता नहीं, भंडारित नहीं होता है, वो बताना है हमें। तो कौन सा है तुम्हारा, विटामिन सी। ये विटामिन सी देखो UPRO में 2014 में पूछा गया। तो विटामिन सी होता है हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है, क्योंकि देखो जल में घुलनशील होता है। किसमें घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है, या शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है, हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता। इसलिए विटामिन सी को ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है हमें। खट्टे फल वगैरह, मौसमी फल जो आते हैं, खट्टे फल, नींबू, संतरा वगैरह खाते रहना चाहिए आंवला वगैरह, जिससे हमारे विटामिन सी में शरीर की मात्रा जितनी ज़रूरत है वो मिलती रहे, ठीक है। इसलिए मौसमी फल ज़रूर खाओ, गैर सीजन में खाना जरूरी नहीं है, मौसमी फलों को अवश्य खाना चाहिए। और देख रहे हैं कि विटामिन सी में शरीर में रुकता नहीं है, मूत्र के द्वारा निकल जाता है, इसलिए इसको लेना भी ज़रूरी होता है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है ना, कौन सी विटामिन कम हो जाए तो हमारे खून का थक्का धीरे बनेगा, तो तुम्हारी कौन सी है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के की कमी हो जाए तो खून का थक्का हमारे शरीर में क्या बनेगा, धीरे बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा, धीरे बनेगा। तो विटामिन के ध्यान रखना, ठीक है, ये तुम्हारा खून का थक्का बनने में मदद करती है, कौन, विटामिन के। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कई बार क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आ चुका है, एसएससी वगैरह में तो खूब पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन मनुष्य के शरीर में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है, तो फिर देखो पूछा गया 2000 पीसीएस प्री में 2020, विटामिन के, क्या तुम्हारी, विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। फिर खून का जो थक्का से मतलब कट गए तो खून का थक्का नहीं बनेगा, तो खून बहता ही रहेगा, वो मतलब देर तक बहेगा, भाई धीरा हो जाएगा ना, खून के थक्के बनने की जो हमारी प्रक्रिया वो धीरे हो जाएगी, ठीक है। और इस विटामिन को रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। भाई ये मतलब रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि रुधिर के स्त्राव को क्या करता है, रोक देता है, क्या कर देता है, उसको बहना बंद कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रुधिर स्त्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। और इसकी कमी होने पर, ठीक है, व्यक्तियों का ऑपरेशन वगैरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है, अगर इसकी कमी है किसी में विटामिन के की तो उसका ऑपरेशन भी डॉक्टर नहीं करते, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे तो खून बहेगा, थक्का बनेगा नहीं, खून ज़्यादा बह जाएगा तो मनुष्य की डेथ हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसकी कमी जिसमें होगी उसका तो डॉक्टर ऑपरेशन करना भी मतलब मुनासिब नहीं समझते, मना कर देते हैं। तो इसलिए इसकी विटामिन कमी से रुधिर का थक्का बनने में की प्रक्रिया धीरे हो जाती है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की। देखो कितनी बार क्वेश्चन, 12 में, 91 में, 12 में। देखो ये जो एक साथ देते हैं तो इसकी भाषा नहीं बदलेगी क्वेश्चन को, इसी को बार बार पूछा गया। और जो ये अलग अलग देते हैं तो क्वेश्चन की भाषा बदली उन्होंने, पूछने का उत्तर वही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला। इसलिए एक घटनाचक्र किताब क्या करता है, इसलिए हर प्रकार के क्वेश्चन देता है, वो कैसे कैसे मतलब भाषा चेंज करके। तो इसलिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन जो है उसको हमें लगाना चाहिए अच्छे से। और ये क्वेश्चन पूछा गया 3 बार, लेकिन उसने यहीं पर लिख दिया क्योंकि इस क्वेश्चन को इसने भाषा नहीं बदली, यही क्वेश्चन सेम मतलब यही सेम क्वेश्चन इन 3 परीक्षाओं में बार बार पूछा गया। 2012 में, 91 में, फिर 2012 में उत्तराखंड में पूछा गया, समझ रहे हैं। और जो भाषा बदल देता है तो उसको अलग घटनाचक्र वाला दे देते हैं, नहीं कि एक ही क्वेश्चन को एक बार दे दें बस, ठीक है। जैसे है रुधिर का स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावित होता है, यहाँ पर स्कंदन लिख दिया, अभी तक थक्का बनने वाला था, तो देखो क्वेश्चन वही है, उत्तर वही है, लेकिन इसने भाषा बदली, इसलिए घटनाचक्र ने उस क्वेश्चन को अलग से दिया हुआ है, ठीक है। ये घटनाचक्र की खासियत है, ठीक है। इसलिए इसको हमें भाषा को समझना है, क्वेश्चन को कैसे, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, इसलिए भैया पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो अगर परीक्षा निकालनी है, ठीक है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है, तो विटामिन के है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, विटामिन के है तुम्हारा रुधिर स्कंदन में, यही विटामिन तुम्हारा के प्रभावी होता है, ठीक है। आगे देखें अगर हम विटामिन जो थक्का बनने में प्रभावी होता है, फिर तुम्हारा देखो विटामिन के ही है तुम्हारा, देखो बिहार के बीपीएसएस में पूछा, ठीक है, तुम्हारा यही क्या करेगा, विटामिन के ही करेगा। फिर निम्नलिखित में कौन सा विटामिन स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों, ठीक है, विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है प्रति विषों के, तो तुम्हारा कौन सा है तुम्हारा, ठीक है, इसमें प्रतिकारक में वो भी तुम्हारा क्या है, विटामिन के। कौन सा, विटामिन नहीं इसमें, हाँ विटामिन के ही है तुम्हारा, क्या विटामिन के ही है, ठीक है। प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष या कह लीजिए प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है विटामिन के, मतलब विष का जो एंटीडोट बनता है, ठीक है, ठीक है। प्रतिस्कंदक विषों के तो विटामिन के ही प्रयोग किया जाता है, कौन सा विटामिन किया जाता है, के। बीपीएससी 2016 में पूछा गया है, मतलब विटामिन के से बहुत सवाल पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है, तो आंत के जीवाणु द्वारा क्या संश्लेषित होता है, तो मनुष्य की आंत के जीवाणु द्वारा विटामिन B12 और विटामिन के दोनों संश्लेषण किया जाता है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था ना कि मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी विटामिन का संश्लेषण होता है, तो बी का संश्लेषण होता है, के द्वारा के का भी संश्लेषण होता है, B12 और के का। तो यहाँ पर देखो B12 और के दोनों उत्तर में दिया, तो इसलिए ए और सी दोनों उत्तर होंगे, इसमें ए और सी दोनों उत्तर होंगे। विटामिन डी का स्रोत क्या है तुम्हारा, विटामिन डी का स्रोत क्या है तुम्हारा, तो सूर्य की किरणें, क्या है तुम्हारा, सूर्य की किरणें। तो देख लो विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें हैं, सन रेज हैं। वास्तव में सूर्य की किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा, जो हमारी त्वचा है, स्किन है, त्वचा स्किन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता है। इसके अलावा मक्खन है, यकृत है, अंडों की जर्दी है, वृक्क है इत्यादि में भी यह मिलता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, ठीक है, रोग होता है, क्या होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है।
और वयस्कों में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमेलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। इसमें लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो अपने आप टूट जाती हैं। ऐसे तुम दौड़ रहे हो, बिल्कुल ठीक दिखोगे, लेकिन वो टूट सकती हैं, ऑस्टियोमेलेशिया। इसलिए व्यक्तियों को धूप में, सुबह सुबह धूप में भी थोड़ी देर रहना चाहिए। इसलिए विद्यालय में कहा जाता है अगर जब जाड़ा ज़्यादा हो, धूप न निकले, तो जो प्रार्थना है दोपहर को कराओ, क्योंकि जब धूप निकले मतलब जिस टाइम में, ठीक है। क्योंकि धूप में अगर बच्चा नहीं रहेगा तो उसमें विटामिन डी का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। अपने आप संश्लेषण होने के लिए धूप की ज़रूरत होती है ना, तो धूप की कमी से बच्चों में, छोटे बच्चों में तो रिकेट्स होता है, और जो थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उसमें क्या हो जाता है, ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम एवं विटामिन डी की संयुक्त रूप से कमी होने पर वयस्कों में, ठीक है, क्या हो जाता है तुम्हारा, यही ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी। अगर कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी हो गई तो वयस्कों में ये भी हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग। इनमें भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तुमने देखा विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश, देखो बहुत आरों में है 2017 में, बार बार क्वेश्चन वही विटामिन के क्वेश्चन, इसलिए हमें पढ़ते रहना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके जाना है, ठीक है। विटामिन डी सूर्य की किरणों में कौन विटामिन डी मिलता है, क्या पढ़ना, विटामिन डी की अल्पत्ता से होता है तो कौन सा रोग होगा, रिकेट्स होगा। अभी हमने देखा व्याख्या में रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी में नीलकमल में से क्या पाया जाता है, विटामिन डी में, इसमें से विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में देखो इसमें रिकेट्स भी हो जाता है, देखना विटामिन डी के अल्पत्ता से रिकेट्स भी होता है, और ये ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। तो दोनों होता है, ध्यान रखना, ए और सी, इसका उत्तर ए और सी होगा। विटामिन डी से रिकेट्स, और बच्चों में रिकेट्स होता है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं ना कि बच्चों में पूछता तो रिकेट्स लगाते, अगर वयस्कों में पूछता तो ऑस्टियोपोरोसिस लगाते, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों होते हैं, तो हम लगाएंगे दोनों, ठीक है। इसका मतलब उत्तर दोनों होगा। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में से निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो तुम्हारा कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन डी में क्या पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम भी कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, हमने पढ़ा था। विटामिन ए का तुम्हारा रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है। ये तुम्हारा, ठीक है, रेटिनॉल ए है, एस्कॉर्बिक सी है, और कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं, तो अर्गो कैल्सीफेरॉल किसको कहते हैं, विटामिन डी2, विटामिन डी2 को क्या कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। बीपीएससी वाले पूछते हैं अजीब टाइप का क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल देते हैं, भाषा बदल देते हैं। डी2, ठीक है। अब डी के भाग में चले गए, डी2 डी3 विटामिन कई रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो डी2 इतना याद रखो यार, ठीक है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है तुम्हारा, विटामिन डी, विटामिन डी। तो वही कैल्सी, ठीक, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, विटामिन डी। क्या कहते हैं, विटामिन डी नाम है, सामान्य नाम, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को ही हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को ही क्या कहते हैं, हार्मोन। देखो 1994 में पूछा गया क्वेश्चन विटामिन डी के बारे में, तो वही से मतलब IAS में आया फैट, तो ठीक है। तो इसको दोबारा भी पूछ सकता है, क्या कर सकता है, इसको दोबारा भी पूछ सकता है, तो हार्मोन बोलते हैं ना, ठीक है। इसको विटामिन डी को ही हार्मोन बोलते हैं। तो देखो विटामिन डी है, ठीक है, हार्मोन माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, हार्मोन माना जाता है। और भी चीज़ हम देख लेते हैं। और देखो विटामिन डी को, ठीक है, इसके सर्जन में, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, विटामिन जी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल क्या पाया जाता है तुम्हारा, कैल्सीफेरॉल हमने देखा, इसका कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, इसका नाम भी कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। और ये जो जंतुओं में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, जंतुओं में कितने होते हैं, 2 सक्रिय विटामिन, 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं, 2 सक्रिय विटामिन डी पाए जाते हैं जंतुओं में, 2 सक्रिय विटामिन डी पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं कोले कैल्सीफेरॉल, वही भी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा था, कोले कैल्सीफेरॉल, यहाँ पढ़ा था ना, कोले कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा अर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है तुम्हारा, आर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, अर्गो कैल्सीफेरॉल। एक अर्गो कैल्सीफेरॉल होता है और एक कोले कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है तुम्हारा, कोले, ठीक, कैल्सीफेरॉल होता है। ध्यान रखना, 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक कोले कैल्सीफेरॉल और एक अर्गो कैल्सीफेरॉल। जो कोले कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, इसका कोले कैल्सीफेरॉल जो है, कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण स्वयं जंतु अपने शरीर में कर लेते हैं। ये स्वयं क्या कर लेते हैं, जंतु का शरीर में स्वयं इनका हो जाता है, स्वयं जंतु में संश्लेषण हो जाता है, ठीक है, इनका, समझ गए। और इसका जो है अर्गो कैल्सीफेरॉल का स्वयं नहीं होता है, इसके लिए हमें सन रेज की ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत होती है, सन रेज की ज़रूरत होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कि ये पूछ दे, ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। तब तो सूर्य की प्रकाश पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से, ठीक है, क्या होगा, इसको सनरेज की जरूरत क्यों होती है कि जब
प्रकाश पड़ेगा तो तुम्हारा क्या होगा, अर्गो, क्या होगा, अर्गोस्ट्राल। अर्गोस्ट्राल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं इसका संश्लेषण करती हैं, ठीक है। अर्गोस्ट्राल पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं संश्लेषण, तब अर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण होता है। इतना ध्यान रखना बस, ये 2 प्रकार का होता है विटामिन डी, एक कोलोकैल्सिफेरॉल, एक अर्गोकैल्सिफेरॉल। कोलोकैल्सिफेरॉल का जंतु का शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है। अर्गोकैल्सिफेरॉल के लिए हमें सनरेज की जरूरत पड़ती है। इतना ध्यान रहेगा तो काफ़ी है, ठीक है। को पूछा भी गया किसी परीक्षा में, इसलिए इसकी व्याख्या जरूरी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये देखना है तुम्हें, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो तुम्हारा देखो ये दिया है तुम्हारा, नियासिन से पैलाग्रा हो जाता है, सही है। नियासिन क्या हो जाता है, पैलाग्रा हो जाता है, वो सही है, ठीक है। और थायमिन से बेरी हो जाता है, क्योंकि ठीक है विटामिन बी को ही थायमिन बोलते हैं, ठीक है। थायमिन से बी हो जाता है, ठीक है। बेरी ये भी सही है तुम्हारा, ठीक है। और विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, सूखा रोग को ही रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। रिकेट्स होता है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन के से बंध्यापन तो होता नहीं, ठीक है। विटामिन के से तुम्हारे रक्त का थक्का नहीं बनता है, क्या था, थक्का बनने की समस्या होती है। क्या होती है इसमें, थक्का बनने की प्रक्रिया क्या होती है, धीरे हो जाती है विटामिन के से। तो देखो के का हमने इतनी बार पढ़ा, आराम से 2010 में क्वेश्चन हो जाता, तो यही वाला तुम्हारा उत्तर से हो जाएगा। रतौंधी, निम्नलिखित में रतौंधी, देखो अब यहाँ से जब ध्यान आ गया, जैसे ये क्वेश्चन आया, पहले इसी को देख लेते हैं। तो नियासिन, पैलाग्रा, ठीक है। थायमिन जो होता है बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, ठीक है। नियासिन, पैलाग्रा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ रतौंधी, निम्नलिखित में कमी का क्या है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ध्यान रखना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है तुम्हारा, रतौंधी हो जाता है, ठीक है। रतौंधी हो जाता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। ये मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो कहाँ रहता है, यकृत में। कहाँ रहता है, यकृत में संचित रहता है। तो मानव शरीर में यकृत विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। तो यकृत में क्या होता है, विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तुम्हारा, यही रेटिनॉल, कहीं भी पढ़ा था हमने इसका। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या तुम्हारा, इसका ए का रेटिनॉल नाम है, ध्यान रखना। रेटिनॉल, बार बार क्वेश्चन पूछता है। रेटिनॉल रासायनिक नाम है जिसकी कमी से शरीर में क्या होता है, रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे शरीर में इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, समझ लीजिए। अगर ए का स्रोत देखें तो हमारा क्या होता है, इसका दूध होता है मुख्य स्रोत, दूध तो होता ही है, मक्खन होता है, अंडा होता है, मछली का तेल होता है, गाजर, ये सब इसके स्रोत हैं। दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल आदि सब इसके स्रोत हैं विटामिन ए के। निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, देखो अब विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये पूछ रहा है। हाँ, विटामिन ए की मात्रा, अच्छा क्वेश्चन छूट गया, बाद में देखते हैं। निम्न से किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो अधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, तो गाजर में इन जो लिखिए पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, तो इनमें ए विटामिन ए की मात्रा कहाँ पाई जाती है, गाजर में, ठीक है। तो विटामिन ए मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। यह विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। पालक में मुख्यतः लौह तत्व पाया जाता है, पालक में क्या पाया जाता है, मुख्यतः लौह तत्व, पालक में लौह तत्व पाया जाता है जो रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करता है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन क्या होता है, सुगमता से होता है, ठीक है। लौह तत्व पालक अगर खाओगे तो लौह तत्व मिलेगा, लौह तत्व मिलेगा, वो क्या करेगा, रक्त में हीमोग्लोबिन की सांद्रता में योगदान करेगा, और जिससे आपके ऑक्सीजन जो है रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छे से होगा, ठीक है। ये जैसे छूट गया, मानव में शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है तो यकृत में रहता है, हमने देख लिया। आगे है, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसी का हमने व्याख्या लगा दी है। आम सभी फलों में अधिक विटामिन, जैसे कुछ फल हैं, ठीक है, तो अगर कोई फल देखें तो जो सभी फलों में, ठीक है, देखें तो आम में क्या होता है, विटामिन ए अच्छा पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी और विटामिन ई भी पाए जाते हैं। आम में विटामिन सी और विटामिन ई भी पाए जाते हैं, और आम जो है फल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अब पूछ रहा है विटामिन ई का स्रोत बताना है तुम्हें, कौन सा तुम्हारा बताना है, विटामिन ई का स्रोत कौन सा तुम्हारा, तो इसका है गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है, गेहूं अंकुर का तेल। तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है तुम्हारा, गेहूं अंकुर का तेल होता है, ठीक है। तो विटामिन ई का ध्यान रखना, ये गेहूं अंकुर का तेल। तो क्या है, मानव शरीर में विटामिनों की जरूरत बहुत होती है, शरीर को स्वस्थ रखना तो विटामिनों की जरूरत होती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ए भी है, जैसे जो महत्वपूर्ण विटामिन है उनमें से ई का भी स्थान आता है, महत्वपूर्ण विटामिनों में ई का भी स्थान आता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को समान रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है, ये विटामिन ई। विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है, हमने देखा है, एडेक ना, एडेक। तो विटामिन ई भी वसा में क्या होता है तुम्हारा, घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। और गेहूं के जो अंकुर का तेल होता है उसमें बहुत मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। ये गेहूं का अंकुर तेल है, ये इसका सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ई का, ठीक है। ई को बंधता रोधी कारक भी कहते हैं, विटामिन ई को बंधता रोधी, ठीक है। एंटी स्टेराइलिटी, मतलब जिसको एंटी स्टेराइलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है, बंधता
रोधी कारक, मतलब ये जो है मतलब जो बांझ है पुरुष या महिला उसको नहीं होने देता है। अगर विटामिन ए ठीक ठाक है, स्रोत की कमी नहीं है, तो इसलिए विटामिन ई की कमी से पुरुष और महिला में बंध्यता रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? बंध्यता रोग हो जाता है। तो ये एंटी बंध्यता इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी बंध्यता, ठीक है, बंध्यता रोधी कारक बोलते हैं इसको, ई को। तो ये ध्यान रखना इसके बारे में। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता, किंतु विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी संश्लेषित किए जा सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। हमारे शरीर में विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी क्या होते हैं? संश्लेषित किए जा सकते हैं। ठीक है, पहले भी पढ़ा था, कई बार क्वेश्चन इसको पूछा, ध्यान रखना। फिर है अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल। रेटिनॉल को हम क्या कहते हैं? विटामिन ए कहते हैं ना, विटामिन ए कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो देखो ये तो सही है, अगर कोई हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाता तो ज़रूरी तो ना है कि रतौंधी हो जाएगी। अगर वो दूध पीता है तो उसको विटामिन ए मिलती रहेगी। ठीक है, तो उससे कैसे रतौंधी हो जाएगी? दूध तो पूर्ण आहार है, केवल इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। खट्टे फल खाते रहो, दूध पीते रहो, एकदम चंचलुआ रहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एकदम गलत है, सेम। ठीक है, तो ये गलत है और आर तुम्हारा क्या है? तुम्हारा सही है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका दूध। अगर देखें बार बार क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया, मतलब एक ही क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया है? 2006, 2001, 2004, 2008 में कई परीक्षाओं में पूछा गया। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो वो कौन सी विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है? B12 है। कौन सी विटामिन है? B12 है। क्या तुम्हारी? B12। ठीक, कोबाल्ट एक खनिज लवण है ना तुम्हारा। क्या है तुम्हारा? कोबाल्ट एक खनिज लवण है। कौन सा लवण है? ये खनिज लवण है। ठीक, खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 में, ठीक है, B12 में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? B12 में। अगर B12 को हम नाम देखें तो B12 का जो रासायनिक नाम है वो नाम ही तुम्हारा साइनो, ठीक है, साइनोकोबालामिन नाम है इसका, रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। ठीक है, कोबाल्ट इसी में आ गया नाम में। ठीक है, इसका अगर रासायनिक नाम याद रहो तो हमें तभी इसका हम पकड़ लेते हैं, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, ये कोबाल्ट का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, विटामिन B12 है, कोबाल्ट का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और विटामिन 12 के अगर हम स्रोत देख लें तो इसके स्रोत तो हैं तुम्हारे मांस है। क्या है तुम्हारा? मांस है, मछली है, ठीक, मछली है, यकृत है। क्या तुम्हारा? यकृत है। दूध है, दूध तो ज़्यादा सबका विटामिन सी छोड़कर। ठीक है, पनीर है, इत्यादि इसके स्रोत हैं। क्या है तुम्हारा? पनीर। दूध से ही पनीर बनता है। तो दूध आप खाते रहिए, मतलब अच्छा दूध को खाते पीते रहिए, रोटी से भी खाइए, खाने में खाइए, पिए भी। लेकिन वही है, ओरिजिनल दूध खरीद के मिलना बहुत मुश्किल है। अगर ओरिजिनल दूध पीना है तो गाय भैंस पालनी पड़ेगी, ध्यान रखना इतना। विटामिन B12 निम्नलिखित में से कौन सी धातु में मौजूद होता है? भाई विटामिन 12 में क्या रहता है? भाई इसी क्वेश्चन को दोबारा दूसरे तरीके से पूछ रहा है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन दिया। यूपी PCS मेन 2016 में आया, इतनी बार पूछा गया, दूसरा तरीका पूछ रहा है। अरे कोबाल्ट पाया जाता है यार, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर, हमको बेवकूफ़ मत बनाना। ठीक है, ऐसे बोला करो एग्जामिनर से प्रीवियस ईयर पढ़ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विटामिन निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? वाह, RO में पूछा 2014 में, किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या आया है। कथन है विटामिन 12 में यकृत में लगभग 3-5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। ठीक है, विटामिन 12 कह रहा है, और देखो विटामिन 12 को ही पूछ रहा था कि यकृत में 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जल में विलेय है। तो अगर जल में विलेय है तो बह जाएगा, मतलब तो ये कोई व्याख्या तो एकदम ठीक तो है ही नहीं, व्याख्या इसकी तो ठीक है ही नहीं। ठीक है, इसकी व्याख्या तो ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, जल में विलेय है और ये रहता भी है, ये भी सही है, रहता है, संग्रहित रहता है। जल में विलेय है तो अगर जल में विलेय होगा तो क्या इसमें रहेगा? मतलब रहना कोई कंडीशन थोड़ा ना, तो व्याख्या ठीक नहीं है। दोनों सही, जल में विलेय भी है और रहता भी है यकृत में, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं, तो इसका उत्तर भी होगा। ये और दोनों सही है, किंतु एक स्पष्टीकरण सही नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं सही। ठीक है, जो हमारा यकृत में, यहाँ से देखो एक चीज़ और देख लो, जो यकृत में संचय जिनका रहता है, जो यकृत में संग्रहित रहते हैं, तो कौन से विटामिन है ध्यान रखना है तुम्हारा? एडेक तो है ही। ठीक है, एडेक तो है, जो वसा में घुलनशील है वो सब यकृत में रहेंगे। ठीक है,
यकृत में रहेंगे, क्योंकि हमारा लीवर जो है ऊर्जा को संग्रहित करके रखता है ना, वसा ज़्यादा हो जाएगी तो लीवर ही रखता है, ठीक है। जब हम भूखे रहेंगे तो वही लीवर हमारी ऊर्जा को फिर हमारा क्या करेगा, ऊर्जा में ग्लूकोज में बदल देगा, ये ग्लाइकोजन में बदल लेता है ना उसको। ग्लाइकोजन हमने पढ़ा है उसमें पीछे चैप्टरों में, ठीक, ग्लाइकोजन में बदल लेता है और संग्रहित रखता है। फिर जब भूखे रहेंगे, व्रत रहेंगे तो वो उसको फिर ग्लूकोज में बदल देता है ना, ठीक है। तो एडेक तो है ही है, ठीक है, एडेक तो वसा में संग्रहित रहते हैं। साथ में B12 भी रहता है, क्या रहता है, B12 भी रहता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि बी वसा में जल में घुलनशील है तो लोग सोचेंगे बह जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, हमारे मूत्र साथ ही निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। B12 एडेक तो जितने वसा में घुलनशील हैं, विटामिन A, D, E, K, ये सब वसा में घुलनशील हैं, ये तो हमारे यकृत में रहते ही हैं, क्योंकि ये यकृत वसा को क्या करता है, संचय करता है ग्लाइकोजन के रूप में। और फिर उसके साथ जो बी विटामिन जल में घुलनशील है, उसका जो भाग, बी का भाग जो है B12, वो भी हमारे क्या है, यकृत में रहता है, 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। और बाकी जानते हो जब बी जल में घुलनशील है तो B12 तो घुलनशील रहेगी, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा, क्योंकि ये जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वो हमारे मूत्र द्वारा निकल जाती है, हम पहले भी देखा है। तो यहाँ पर व्याख्या सही नहीं है, बाकी सही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका देखो व्याख्या भी दी है, हमने दिया, यकृत कोशिकाओं में विटामिन A, D, E, K, B12 संचय होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो साइनोकोबाला, ठीक है, कोबालैमिन है, साइनोकोबालैमिन है। यह विटामिन यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, स्टोर रहता है। विटामिन बी, जिसके क्या भाग हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 तथा B12 तथा विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। प्रायः जल में घुलनशील विटामिन का शरीर द्वारा उपयोग किए जाने के पश्चात बची हुई मात्रा मूत्र के माध्यम से विसर्जित कर दी जाती है। प्रश्न में दिया गया कारण कथन स्पष्टीकरण नहीं है, अतः ये क्या था, उत्तर बी तुम्हारा सही हो गया दिया है। तो अंदर प्रायः लिखा ना, प्रायः क्या होता है, जो जल में घुलनशील विटामिन है, जो हमारे शरीर में मात्रा यूज कर लिया शरीर ने, बाकी जो बची वो मूत्र द्वारा बाहर क्या हो जाती है, विसर्जित कर दी जाती है। इसलिए क्वेश्चन को पूछा ही। विटामिन बी के ये भाग है, B1, B2 है, B3 है, B5 है, B6, B7, B9, B12, ये सब जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन B6 जल में घुलनशील विटामिन होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। कोबालमिन क्या है भाई, क्या है, 96 पूछा गया था, 96 में पूछा गया, उसके बाद IS आया, कितनी मतलब 96 वाला जो प्री दे के गया था उसके लिए जितने भी तक क्वेश्चन सब आसान थे ना। तो क्या है तुम्हारा विटामिन कोबालमिन, ये B12 क्या है तुम्हारा, B2 नहीं B12, D है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा D है। थायमिन क्या है, विटामिन B1, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, ये ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चनों में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या तुम्हारा, थायमिन हो गया। और इसे भी तुम्हारा है विटामिन B1 को, ठीक है, विटामिन B को भी फंगनी खोजा था, क्या खोजा था, फंगनी खोजा था। ये चावल के छिलन में इसको निकाला था, कहाँ पर, चावल के छिलन में इसको खोजा था, ठीक है, पृथक किया था। और अब विशुद्ध रूप से अगर पूछे, विशुद्ध रूप से तो अच्छे रूप से इसको किसी ने खोजा, तो इसको विलियम्स ने किया, क्या किया, विलियम्स ने 1934 में खोजा था, ठीक है। विटामिन की कमी से, इस B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, ध्यान रखना, बेरी, कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन B1 कमी से बेरी रोग हो जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद निम्नलिखित विटामिन से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है। तो अगर किसी को स्वप्न हमें अगर याद रहे, ठीक है, तो स्वप्न को याद रखने में हमारा कौन सा सहायता करता है, स्वप्न को याद रखने में, ठीक है, स्वप्न को याद रखने में हमारा विटामिन B6 क्या करता है, विटामिन 6 हमारी मदद करता है किसी स्वप्न को ज़्यादा देर तक याद रखने में, ठीक है। विटामिन B6 की नियमित, ठीक है, अगर सेवन करते हैं तो स्वप्नों को याद रखने में हमारा मददगार साबित होगा विटामिन B6 स्वप्नों को याद रखने में। देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम वही चीज़ पूछी गई 2 बार क्वेश्चनों को, ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलन देखना है, कहीं सही सुमेलन नहीं है वो देखना, नहीं शब्दों पे जरूर जोर देना कि कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखो विटामिन B1 संतरा में पाया जाता है, विटामिन B1 क्या तुम्हारा संतरा में पाया जाता है, ठीक है। थोड़ी मात्रा B1 की मिलती, ज़्यादा नहीं पाई जाती है, ज़्यादातर संतरा में देखो ज़्यादा मात्रा में तो क्या पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा B1 की पाई जाती है, थोड़ी मात्रा B1 की भी होती है, क्या होती है, B1 की भी संतरे में, ठीक है, इसकी थोड़ी मात्रा B1 की भी रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये विटामिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये विटामिन D तो कार्ड यकृत तेल में होता ही है, विटामिन E गेहूँ को तेल में देखा ही था, विटामिन के अल्फा, ठीक है, अल्फा में पाया जाता है, अल्फा में पाया जाता है, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है, ये उत्तर होगा, ई सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो देखो इसमें भी निकालना है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देखो ये तुम्हारा विटामिन 6 धान के चोकर में पाया जाता है, राइस ब्राइन में, ठीक है, ये तो सही है, राइस ब्राइन में पाया जाता है।
और B2 कार्ड एकत्र तेल में नहीं। ये तो B2 को हमने अभी पढ़ा ना कि इसको फंक ने चावल की जो उसमें छीलन में निकाला था, किसमें, चावल की छीलन में, ये B2 तो कार्ड एकत्र में नहीं पाया था, ये तुम्हारा सम्मिलित नहीं है। विटामिन ई गेहूं के अंकुर में, के अल्फा 2019 में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो के ई ना, के कहाँ पाया जाता है, अल्फा में पाया जाता है ना, अल्फा में पाया जाता है विटामिन के, और B1 संतरा में पाया जाता है, और डी यकृत कार्ड यकृत तिल में पाया जाता है। यहाँ पर अगर यहाँ से क्वेश्चन हम 2016 वाला अच्छे से पढ़ के गए थे प्रीवियस का, तो ये वाला क्वेश्चन आराम से हो जाता, जो 2019 प्री में पूछ रहा है, आराम से हो जाता है, नहीं हो जाता। तो तुम्हारा B2 नहीं पाया जाता है कार्ड यकृत तिल में, कार्ड यकृत में पाया जाता है तुम्हारा डी, कौन पाया जाता है, डी, कौन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और B2 तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, हमने देखा था B2, जिसको ना B2 का राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम से भी जाना जाता है। B2 को क्या कहते हैं, इसको B2 को कहते हैं, रासायनिक नाम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, राइबोफ्लेविन नाम है इसका, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन नाम है, ठीक है। इसको हम चावल की वो छीलन में पाए जाते हैं, ठीक है, चावल की छीलन में मिलता है, तो यह ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी कमी से अगर देखें तो हम क्लोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। अगर विटामिन B2 की कमी से देखें, ठीक है, तो इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है हमारा, कमी से क्लोसिस रोग होता है, क्लोसिस रोग होता है, B2 की कमी से क्लोसिस रोग होता है। और इसका स्रोत हमारा वही देखें तो हमारा हरी अंडा है, क्या है तुम्हारा, अंडा है, हरी सब्जियां हैं, तुम्हारा हरी सब्जियां हैं, ठीक है, सब्जियां हो जाएंगी तुम्हारी, हरी सब्जियां हो जाएंगी, ठीक है, हरी सब्जियां हो जाएंगी तुम्हारी, और तुम्हारी फलियां भी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी तुम्हारी फलियां, इसका स्रोत है, ध्यान रखना, हरी अंडा हरी सब्जियां इसका स्रोत है। और ये तुम्हारा नहीं है जो लिखा था यहाँ पर, क्या कार्ड यकृत तेल तुम्हारा डी का स्रोत है, किसका स्रोत है, तुम्हारा डी का। अगला तुम्हारा देख लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, फिर सम्मिलित नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो ए का संतरा दिया है, गलत है, ए संतरा कहाँ है, सी पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, सी पाया जाता है, विटामिन सी नींबू में रहेगा, विटामिन डी में कार्ड मछली तेल है, तो अभी देखो यहाँ पर भी है तुम्हारा कार्ड मछली तेल है, विटामिन डी, यहीं से स्पष्ट हो गया था। विटामिन B6 धान का चोकर में, यहाँ देखो विटामिन B6 धान का चोकर, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम्हारा बहुत है, 2021 में पीसीएस में, 2019 का क्वेश्चन पढ़ के गया तो 21 वाला ऑटोमेटिक क्वेश्चन हो जाता नहीं होता, बाकी तो सरल तो है ही है, तो इसमें पाया नहीं जाता है, तो सरल क्वेश्चन था। सूची एक को देखिए, सम्मिलित कीजिए, ठीक है, कौन सा सम्मिलित करना है, तो विटामिन के कहाँ पाया जाता है, इतना हम पढ़ लिए, विटामिन के कहाँ पाया जाता है, विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, ठीक है, विटामिन सी कहाँ पाया, तो विटामिन सी तो कर सकते हो नींबू में, ठीक है, विटामिन सी को कर सकते हो ना नींबू में, आराम से विटामिन सी को नींबू में कर दो। विटामिन ई को कहाँ कर दोगे, ठीक है, ये तुम्हारा गेहूं का, ठीक है, तो विटामिन सी तुम्हारा क्या है, नींबू, डी का 2 है तुम्हारा, डी का 2 यहाँ पे है, और विटामिन ई का है तुम्हारा, ठीक है, विटामिन ई तुम्हारा, ठीक है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो विटामिन ई देखो ये तुम्हारा कहाँ है, तुम्हारा ए में, तो ए का है, सी का तो ए है, तो तुम्हारा डी सही है तुम्हारा, ठीक है। बाकी के तो जानते हो अल्फा में पाया जाता है, ठीक है, और तुम्हारा विटामिन डी तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, 3 कार्ड युक्त तेल में, तो वही हो गया तुम्हारा, ठीक है, हो गया ना। विटामिन के अल्फा में, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में, विटामिन सी नींबू में, ठीक हो गया, मतलब मिला दें, ये विटामिन डी कार्ड युक्त, विटामिन ई कार्ड यकृत तेल में हो, विटामिन ई कहाँ पाया जाता है, गेहूं भ्रूण तेल में, विटामिन सी नींबू में, ये हो गया। अगला देखें, ये भी मिलाने वाला है, देखो 2016 में में पूछा था ये वाला, जो मिला दिया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो यूपी में भी आया हुआ है 2010 में, रतौंधी, ठीक है, किसी कमी से होता है, रोग मिलाना है, रतौंधी किसी कमी से हो जाता है, ठीक, विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, इसका भी विटामिन सी की कमी से, बेबी लोग विटामिन 1 की कमी से, विटामिन B1 के कमी से, ये भी हो गया। आगे देखें तो 12वां क्वेश्चन रिपीट का, सूखा, देखो ये कब आया तुम्हारा, 2010 में आया, ठीक, 12वां क्वेश्चन रिपीट का, सूखा रोग कहाँ होता है, विटामिन डी की कमी से। बेरी कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से। निशांतता, ठीक है, ये तुम्हारा ए की कमी से, इसका भी सी की कमी से, तो मिल ही रहता है एकदम, यही हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलाना है तुम्हारा, देखो 2015 में आया, बार बार सब मिलाने वाले थे। B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ए की कमी से रतौंधी होता है, फोलिक अम्ल से तुम्हारा हो जाता है रक्त अल्पत्ता हो जाएगा, रक्त अल्पत्ता हो जाएगा, विटामिन सी से तुम्हारा स्कर्वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाएगा। तो फोलिक अम्ल ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नया आया, ठीक है, अभी तक विटामिन पढ़ाते हैं, तो रक्त अल्पत्ता फोलिक अम्ल से हो जाता है, ठीक है। तो सम्मिलित नहीं है, ये देखना है, तो मतलब तो विटामिन कौन सा सम्मिलित नहीं है ये तुम्हें पता करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है बताओ भाई, ठीक है। तुम्हारा देखो विटामिन डी दिया है वर्णधानता, क्या दिया है वर्णधानता, गलत है, विटामिन डी से तुम्हारा वो वर्णधानता नहीं होगा, ये सर तुम दी, ठीक है।
वर्णधाता जो है तुम्हारा एक कोई किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से संबंधित होगी। वर्णधाता एक तुम्हारा अनुवांशिक रोग है, तुम्हारा क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इसका कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को है ये तो जन्मजात बीमारी होती है और ये अनुवांशिक रोग है। कौन सा है, एक इसको अनुवांशिक या एक्स लिंग सहलन, ये थे ना, एक्स लिंग सहलन रोग है, ये लिंग सहलग्न रोग है, ठीक है, लिंग सहलग्न रोग है, ठीक है, जो वंशागत रोग है तुम्हारा क्या है, अनुवांशिक रोग है ये, अगर ठीक है जीन्स से ही मिलता है, ठीक है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, ध्यान रखना, वर्णधाता रोग, ठीक है। तो इसको किसी विटामिन से जोड़ना ही नहीं, इसको हमेशा देखना, वर्णधाता आ जाए, कलर ब्लाइंडनेस आ जाए, इसको किसी विटामिन से मत जोड़ना, ये किसी विटामिन की कमी से नहीं होता है, ये एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है, ये अनुवांशिक, इसका इलाज भी नहीं होता, ध्यान रखना। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है, ये तुम्हें बताना है। तो राइबोफ्लेविन तुम्हारा किसका रासायनिक नाम है तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा तो ये तुम्हारा क्लोसिस हो जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B1 का नाम हमने पढ़ा था ना, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, किसका, B1 का। तो इससे क्या होता है, क्लोसिस, हमने पहले भी पढ़ा रखा है, क्लोसिस हो जाता है। इसका भी तो जानते हो, C से हो जाता है। बेरी तुम्हारा किससे हो जाता है तुम्हारा। अगला देखें क्वेश्चन, तो ये देखें हम क्या देखें, ये तुम्हारा, अब ये देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राइबोफ्लेविन क्या दिया है तुम्हारा, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है। तो राइबोफ्लेविन की कमी से तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा कौन सा रोग, ये तुम्हारा क्लोसिस, क्या होता है तुम्हारा, क्लोसिस होता है। कौन सा होता है, क्लोसिस होता है। ये B1 कमी से हो जाता है तुम्हारा, B1 कमी से क्या होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा बेरीबेर होता है। B1 का नाम रासायनिक तो हमने पढ़ा था, थायमिन है, क्या नाम है तुम्हारा, थायमिन है। और राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम किसका है, B2 का। और B2 कमी से क्लोसिस रोग हो जाता है, क्या होता है, क्लोसिस रोग होता है, ध्यान रखना। क्या पूछ रहा है, कौन सा रोग सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा रोग पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कैल्सीफेरॉल अस्थिर उग्रता, ठीक है, नियासिन पिलाग्रा, ठीक है, कोबालामिन संघातिक अल्पता, देखो ये ना तुम्हारा वही कोबालिन, ठीक है, संघातिक रक्त अल्पता हो जाता है। और राइबोफ्लेविन से तुम्हारा बेरीबेरी नहीं, ये राइबोफ्लेविन उसका नाम है, B2 का रासायनिक नाम है। B2 से तुम्हारा क्लोसिस होता है, क्या होता है तुम्हारा, क्लोसिस है, हमने ऊपर पढ़ा रखा ना, B2 से तुम्हारा क्लोसिस होता है राइबोफ्लेविन से। B1 से बेरीबेरी होना, तो ये तुम्हारा सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये तुम्हारा सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लें तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, इसमें भी पूछ रहा कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखो ये इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये से दिया गठिया, तो ये सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन D से सुखंडी हो जाएगा, विटामिन C से मसूड़ों से खून आना, मतलब स्कर्वी रोग वही जिसे बोलते हैं, स्कर्वी रोग, यही स्कर्वी रोग ही है तुम्हारा, ठीक है, ध्यान रखना, मसूड़े खून आना मतलब स्कर्वी रोग का लक्षण है, ठीक है। तो विटामिन B से B1 से तो बेरी, और ए से गठिया रोग ये तुम्हारा सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ए से गठिया रोग नहीं होता है, इसे तुम्हारा क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा देखना है कौन सा इसमें है, अगला फिर हो जाता है, इसको भी मिलाने वाला है, ठीक है, कौन सा विटामिन किससे कौन सा रोग होता है। तो रेटिनल से नेत्र का सूजन है, तो जानते ही तुम्हारा, ठीक है, और तो ठीक है तुम्हारा, और तुम्हारा टोकोफेरॉल से तुम्हारा बाध्यता हो जाना था, पैराडाक्सिन से तुम्हारा क्या मानसिक व्याधता हो जाना, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा मिला दिया, ये ध्यान रखना। रेटिनल से नेत्र सूख कर लाल हो जाना, टोकोफेरॉल से बाध्यता हो जाना, साइनोकोबाल एमिन से घातक रक्त अल्पता हो जाना, ठीक है, मतलब रक्त की कमी हो जाना, पायरिडॉक्सिन से तुम्हें मानसिक व्याधि, पायरिडॉक्सिन से मानसिक व्याधि मिल गया। और निम्नलिखित में से तुम्हारा कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये तुम्हें बताना है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है तुम्हारा। तो कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है, देखो टोकोफेरॉल से बेरी गलत है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसको हम थायमिन कहते हैं। B1 की कमी से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। थायमिन से दोनों नाम याद रखना, थायमिन दे देगा, तो ये थायमिन से होता है, तो ये तुम्हारा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। टोकोफेरॉल हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, टोकोफेरॉल किससे होता है, टोकोफेरॉल से क्या होता है, बाध्यता होता है, क्या होता है तुम्हारा, टोकोफेरॉल से बाध्यता होता है, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो गया टोकोफेरॉल, उसके बाद टोकोफेरॉल से बाध्यता होता है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही नहीं है। तो साइनोकोबालामिन से रक्त अल्पता हो जाता है, ठीक है। अर्गो कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स हो जाता है, ये विटामिन D का ही रूप है ना, अर्गो कैल्सीफेरॉल हमने पढ़ा था, ये तुम्हारा सही है। आगे फिर आगे सम्मिलित नहीं है, आगे फिर पूछ लगा सम्मिलित नहीं है, इसमें भी बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं। तो देखो B12 से प्रति आरक्तता कारक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा देखो कौन सा नहीं, देखो विटामिन D से बंध्यता रोधी कारक, ये गलत है, बंध्यता रोधी कारक नहीं है विटामिन D, ठीक है, इससे रिकेट्स होता है, तो ये तुम्हारा सम्मिलित नहीं है। विटामिन K से प्रति रक्त स्त्रावी कारक, भाई रक्त इससे थक्का बनता है ना, तो रक्त स्त्राव को रोकता है, ठीक है, तो प्रति स्त्रावी कारक तो है ही है। उसी तुम्हारा प्रति स्कर्वी, मतलब स्कर्वी रोग का, ठीक है, मतलब रोकता है, स्कर्वी रोग को रोकता है। B12 तो है
रक्त अरक्तता को रोकता है ना, प्रति आरक्तता को रोकता है। ठीक है, तो ये सब सही है, इसमें डी नहीं सही है एकदम। ठीक है, तो हमें सही नहीं ध्यान देना था इस पर। फिर है कौन सा सम्मिलित नहीं है, बार बार पढ़ रहे हैं। थायमिन B1 सही है तुम्हारा, डी सही है तुम्हारा। नियासिन प्लेग्रा सही है। विटामिन के बंध्यापन नहीं होता है, विटामिन के तुम्हारा। ठीक है, विटामिन डी के कमी से बंध्यापन नहीं होता, रक्त के थक्के से संबंधित है। ये बंध्यापन जो तुम्हारा ई से संबंधित है। ठीक है, तो ये तुम्हारा गलत है, ये सी वाला इसमें गलत है, सी वाला इसमें गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो ये है केला। क्या लिखा है तुम्हारा, केला तुम्हारा। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, इसके प्रति 100 ग्राम में कितना होता है। प्रति 100 ग्राम में क्या होता है तुम्हारा, ऊर्जा जो होती है 116 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, इसके प्रति 100 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है, 116 किलो कैलोरी। ये ध्यान रखना, प्रति 100 ग्राम में इतनी आपको ऊर्जा मिलेगी, 116 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, प्रति 100 ग्राम में 116 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ध्यान रखना। फिर फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है। फलियां बहुत पौष्टिक होते हैं, प्रचुर मात्रा में क्या होता है तुम्हारा, प्रोटीन। क्या होता है तुम्हारा, प्रोटीन। फलियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है तुम्हारा, प्रोटीन होता है। ठीक है, फलियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन, या ध्यान रखना। ठीक है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है, तो तुम्हारा इसमें सोयाबीन में। अगर इसमें देखें प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाएगी, तुम्हारी सोयाबीन में पाई जाएगी। किसमें पाई जाएगी तुम्हारी, सोयाबीन में। ठीक है, प्रोटीन इसमें मान लीजिए कि इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 40% होती है। सोयाबीन में कितनी मात्रा होती है, 40% प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, इनका सबसे अच्छा उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है, MP है। क्या है तुम्हारा, MP में सोयाबीन का उत्पादक राज्य कौन है, अच्छा सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य MP है हमारा, मध्य प्रदेश सोयाबीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है, सोयाबीन में होती है। किसमें, सोयाबीन में। अगला है सबसे अधिक प्रोटीन, फिर है सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ये हम बार बार बोल नहीं पा रहे, लेकिन देखो आप क्वेश्चन यहाँ देखते रहिए वीडियो में। देखो 2008 में, 1995 में, फिर UPR 2014 में है। सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, अपने अभी पढ़ ही रहे, सोयाबीन में पाई जाती है। किसमें, सोयाबीन के दानों में पाई जाती है। निम्नलिखित प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, PCSP 2013 में झारखंड के आया 2013 में। सबसे प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, अगली बार सोयाबीन तो दिया नहीं है इसमें, तो क्या होगा तुम्हारा, मूंगफली। क्या होगा तुम्हारा, मूंगफली होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन में वसा दोनों की प्रचुरता होती है। प्रोटीन में वसा दोनों की प्रचुरता किसमें होती है, मूंगफली में होती है। किसमें होती है तुम्हारी, मूंगफली में। ठीक है, ये तुम्हारा मूंगफली है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा होता है, तो मूंगफली ना अच्छा स्रोत है तुम्हारा प्रोटीन का भी। किसका है, प्रोटीन का भी और वसा का भी है। ठीक है, तुम्हारा ये मूंगफली। ठीक है, मूंगफली प्रोटीन और वसा का अच्छा स्रोत है। अगर देखें ना, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली है, अगर कितनी, 100 ग्राम अगर कच्ची मूंगफली लेते हो तो 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन मिलता है। कितने, 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन मिलेगी। अगर 100 ग्राम कच्ची मूंगफली खाते हो तो 1 लीटर की दूध के बराबर प्रोटीन आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में जानकारी चाहो तो वो भी है कि मूंगफली में प्रोटीन जो है मांस, ठीक है, मात्रा मांस की तुलना में 1/3 गुना। मांस की तुलना में जो हम मांस खाते हैं तो उससे 1/3 गुना मतलब क्या होती है, प्रोटीन मिलती है इसमें। अंडों से 2.5 गुना प्रोटीन होती है मूंगफली में, अंडों से 2.5 गुना प्रोटीन होती है। और फलों से 8 गुना प्रोटीन होती है। कितनी, फलों से 8 गुना प्रोटीन होती है इसमें। ठीक है, और वही है 100 ग्राम अगर कच्ची मूँगफली खाएँगे तो लगभग 1 लीटर दूध के बराबर हमें प्रोटीन मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रोटीन, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है तुम्हारी मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है 25.1% और वसा की मात्रा होती है 48.1%। ये ध्यान रखना मूंगफली में। तो मूंगफली भी अच्छा पोषक पदार्थ है जिसको खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। इसमें कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट कौन है तुम्हारा, चावल। कौन है तुम्हारा, चावल मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले, ठीक है ना, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो कथन कौन सा सही नहीं है, इसमें डी नहीं सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो बुढ़ापा तो आना ही आना है, कोई चीज़ भी खा लो तो बुढ़ापा तो नहीं रोक सकता ना, बुढ़ापा तो आना ही आना है। तो एकदम स्पष्ट था, 2010 में PCS में पूछा गया था। ठीक है, तो टायरोसिन क्या है तुम्हारा, एक अमीनो अम्ल है जो ये टायरोसिन होता है तुम्हारा। ठीक है, टायरोसिन के बारे में पूछा था ना, तुम्हारा टायरोसिन क्या है, एक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है तुम्हारा, एक अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, और अगला देखो, गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ, मेन पदार्थ क्या है तुम्हारा, ग्लूटीन है।
क्या तुम्हारा ये ग्लूटीन है। तो गेहूँ की रोटी सख्त गेहूँ के आटे की बनाई जाती है। सख्त कठोर गेहूँ में ग्लूटीन नामक प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि मुलायम गेहूँ में ग्लूटीन की मात्रा कम होती है। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आया था, प्रोटीन की मात्रा पूछ रहा था क्वेश्चन कि पुरुष जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनको लगभग कितनी प्रोटीन दिन में ज़रूरत होती है। तो जो पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं उनको 3500 से 4000 किलो कैलोरी दैनिक रूप से ज़रूरत होती है। एक दिन में उन्हें जो मेहनत करने वाले पुरुष हैं उनको रोज़ 3500 से 4000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन, एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी कैलोरी मिलेगी। तो अगर हम एक गिलास पानी पिएंगे तो हमको 0 कैलोरी मिलेगी। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। पानी में कोई ऊर्जा नहीं होती है, ध्यान रखना। भोजन का प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? अगर लंबे समय तक हम कसरत करें तो हमारा मुख्य ईंधन क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए। क्या चाहिए? लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है तुम्हारा? स्टार्च, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इत्यादि सब आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का नाइट्रोजन आवश्यक अवयव नहीं है, ठीक है। इसमें हमने अभी देखा था कार्बोहाइड्रेट का आवश्यक क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। और इसमें अभी ये तुम्हारा समझो स्टार्च है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। इसमें नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। नाइट्रोजन आवश्यक अंग किसका नहीं है? वह नहीं कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। 2021 में पूछा गया, 2011 में क्वेश्चन आया था, उसी को पीछे में पूछा दूसरी तरीके से, ठीक है। हमारे शरीर में अम्लीयता, क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा है? हमारे शरीर में अम्लीयता जो है और क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वो तत्व कौन सा है तुम्हारा? ठीक है। जो अम्लीयता और क्षारकता में संतुलन बनाए रखता है वो तत्व कौन सा है तुम्हारा? फास्फोरस। कौन सा है तो तुम्हारा? फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस क्या है? ये भी एक खनिज लवण है। क्या है? फास्फोरस भी खनिज लवण है और ये हमारे रक्त में उपस्थित रहता है और हमारे रक्त में क्या करता है? अम्लीयता और क्षारकता में क्या संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। और इसका अगर स्रोत हम देखें तो दूध है, पनीर है, अंडा का पीला वाला भाग होता है। जो अंडे का पीला वाला भाग है, जो अंडा होता है ना, उसका जो पीला भाग है वो फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है, पीला वाला भाग होता है। दाल तो होती है इसका स्रोत, मेवे भी होते हैं और सभी धान्य फसलें जो हैं वो सभी इसकी फास्फोरस की अच्छी स्रोत होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? निम्नलिखित कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो अमीनो अम्ल है। क्या तुम्हारा? अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं? छोटी इकाइयों से बने होते हैं। प्रोटीन जो है हमारी छोटी इकाइयों से बने होते हैं और इन छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहा जाता है। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता और ये अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है, ध्यान रखना। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा जो तत्व है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो है तुम्हें करौंदा। अगर जामुन, लोकाट, अमरूद देखें और करौंदा देखें तो चारों में लोहा जो प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाएगा? करौंदा में पाया जाएगा। तो करौंदा एक आवृतबीजी है। करौंदा के बारे में जानकारी ले लें, बहुत बार पहली बार पूछा क्वेश्चन था। आवृतबीजी है। क्या तुम्हारा? ये आवृतबीजी पौधा होता है। करौंदा जो है आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में, क्योंकि खट्टा होता है ना, करौंदा खट्टा होता है तो इससे विटामिन सी तो पाया जाएगा, तो विटामिन सी पाया ही जाता है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और इसमें विटामिन सी के अलावा इसमें लौह तत्व भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह तत्व भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और जानते हैं विटामिन सी हमारा क्या करता है? घाव भरने के काम आता है। किसमें? घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी, ठीक है। और लौह तत्व हमारे क्या करता है? हमारे शरीर को लौह तत्व क्या करता है? हमारे शरीर में रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्या जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को ठीक ठाक रखता है लौह तत्व, जैसे हमारे रक्त में ऑक्सीजन का जो प्रवाह होता है वो ठीक रहता है। तो करौंदा खाने से दो फायदा, घाव भी भरेगा, मतलब विटामिन सी भी मिलेगा और लौह तत्व आयरन भी मिलेगा। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खनिजों पर विचार करना है तो क्या है? कैल्शियम, लौह और सोडियम। इनके बारे में सही क्या पूछ रहा है कि खनिजों में मानव शरीर में पेशियों का संकुचन के लिए किन की आवश्यकता होती है? मानव शरीर की जो पेशियां होती हैं उनके संकुचन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो तीनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तीनों की। तो ये ध्यान रखना, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, आयरन। ये हृदय की गति को भी अच्छा रखते हैं और पेशियों की संकुचन को भी। जैसे व्याख्या दी है ना, रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात क्या करता है? हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने और उनमें संकोचन की क्रिया संपन्न करने में आवश्यक होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला है क्वेश्चन ही पूछा था पालक के बारे में। तो पालक के बारे में हमने पहले भी कई क्वेश्चन पढ़े हैं, तो पालक के बारे में देख लेते हैं। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में आयरन होता है।
ठीक है। और आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है। शरीर में लौह जो जिसे कहते हैं आयरन ना की कमी हो जाने से आरक्तता मतलब एनीमिया हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाता है। अगर लौह तत्व की कमी हो जाएगी तो हमारे में क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, आरक्तता हो जाएगी और शरीर का सुरक्षा तंत्र भी दुर्बल हो जाएगा। तो पालक भी जब मौसम में पालक की दाल वाल जब पालक है तो पालक भी मौसमी सब्जियां इसलिए हमें खानी चाहिए क्योंकि वो हमारे शरीर की ज़रूरत होती हैं। शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। मौसमी फल और मौसमी फल अवश्य खाएँ, मौसमी फल खाएँ, मौसमी सब्जियाँ खाएँ, इसलिए पालक भी हमें खानी चाहिए, किसी से परहेज नहीं करनी चाहिए। MPPCS 1993 में क्वेश्चन आया था। अब देखो अगली परीक्षाओं में भी पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अच्छा स्रोत है। UPPCS 2008 में आया, वो MPPCS में 1900 कब आया था तुम्हारा, ये 1993 में आया था। 2008 में PCS में पूछ रहा है। देखो 10 साल बाद क्या कहते हैं, उधर 7 साल हो गए 93 से और 8 साल इधर से, 8 से 15 साल पूछ रहा है। तो पालक है तुम्हारा, क्या तुम्हारा पालक है। फिर देखो 2002 में PCS में उत्तराखंड में पूछा था, लौह अंश का सबसे अधिक कहाँ होता है तुम्हारा। तो देखो हरी सब्जियों में लौह का अंश सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो लौह का अंश सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हारा हरी सब्जियों में पाया जाएगा क्योंकि पालक तुम्हारी हरी सब्जी होती है, ठीक है। उसको बस घुमा के पूछ दिया यहाँ पर उसने, ठीक है। तो लौह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। और इसके अलावा ये मांस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, फलियाँ जो होती हैं हमारी फलियों वाली सब्जी होती हैं, फलियाँ उनमें भी पाया जाता है। अनाज भी इसका प्रमुख स्रोत है। क्या तुम्हारा, अनाज भी इसका स्रोत होता है, अनाज भी होता है, ठीक है। अनाज क्या होता है तुम्हारा, अनाज भी इसका स्रोत होता है। यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का घटक होता है। जो शरीर में अगर इसकी कमी हो जाए लौह अंश की तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है तुम्हारा, एनीमिया। हमने पहले पढ़ा भी, पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया, एनीमिया हो जाता है। फिर है बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। किसका बाहुल्य है तुम्हारा, तो उसमें एमाइलोज का बाहुल्य है। किसका बाहुल्य है, एमाइलोज। एमाइलोज के कारण बासमती के चावल क्या हो जाते हैं, चावल पकने पर क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर देखें, देखो चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक एमाइलोज है, एक एमाइलो, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन है। तो चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक एमाइलोज है, एक एमाइलोपेक्टिन है। सामान्यतः चावल की लंबे दाने वाली किस्मों जैसे हैं बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दानों वाली चावल की किस्मों में क्या है, एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो चावल के दाने लंबे हों तो उसमें समझो एमाइलोज पाया जाता है। जो चावल के दाने छोटे हों, ठीक है, और उनमें क्या पाया जाता है, एमाइलोपेक्टिन पाया जाता है, ठीक है। दूध में मिठास किसके कारण होता है, अगला क्वेश्चन आया कि दूध में मिठास होता है, वो किसके कारण होता है। तो दूध में जो मिठास होता है वो किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण। क्या होता है तुम्हारा, लैक्टोज के कारण। तो लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। लैक्टोज क्या है, दूध में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक शर्करा है। यह डाइसैकेराइड शुगर है। कौन सी, डाइसैकेराइड शुगर है। यह ग्लाइक्टोज क्या करता है, जो है तुम्हारा लैक्टोज है, यह ग्लाइक्टोज तथा ग्लूकोज से व्युत्पन्न होता है और इसकी हल्की यही जो है और इसकी हल्की मिठास का कारण है। दूध की हल्की मिठास का यही कारण है, कौन सा, लैक्टोज, ध्यान रखना। फिर दूध में विद्यमान सैकराइड, देखो क्वेश्चन वही है, बस तरीका बदला गया इसका पूछने का, ठीक है। 2007 में आया था, फिर पूछ रहा क्वेश्चन 2014 में PCS में। ये PCS प्री 2007 में आया था। 7 साल बाद क्वेश्चन उसी को बस दूसरे तरीके से पूछ रहा है। अब सैकराइड दे दिया है और देखो यही है ना, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली ये प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसैकराइड्स है, डाइसैकराइड शुगर है। तो वही पूछा दूध में विद्यमान सैकराइड्स क्या है तुम्हारा, तो क्या होगा तुम्हारा, लैक्टोज ही तो होगा। दूध में सैकराइड्स क्या होगा तुम्हारा, लैक्टोज ही होगा। क्वेश्चन का तरीका बदला है, 2007 से 14 में पूछा, 7 साल बाद क्वेश्चन वही, तरीका बदला है बस, ठीक है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण ख़राब हो जाता है, ये पूछ रहा है। दूध किस बैक्टीरिया के कारण ख़राब हो जाता है, तो तुम्हारा तो हमने पढ़ा था ना पनीर कैसे बनाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। तो यही है लैक्टोबैसिलस, क्या होना तुम्हारा, लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ये जीवाणु महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये दूध को खट्टा करता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ठीक है, खट्टा हो जाता है इसे दूध, ठीक है। और एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो पाचक नाल में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया जाता है, हमारे पाचक नाल में भी पाया जाता है। ये मिल्क शुगर को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ये मिल्क शुगर को क्या करता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। किसमें बदलता है, लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। और दूध से दही, छाछ, पनीर का निर्माण इसी से होता है। दूध से अगर हमें दही बनाना है, छाछ बनाना है, क्या बनाना है, दही बनाना है, छाछ बनाना है, पनीर बनाना है, तो यही बैक्टीरिया काम करता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस ही काम करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जीवाणु शरीर में कोलेस्ट्रॉल को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। ये जीवाणु जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं ना आंत में, तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी सामान्य बनाए रहते हैं। क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को भी क्या बनाए रहते हैं, सामान्य बनाए रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल को भी सामान्य बनाए रहते हैं,
ठीक है। ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ये जीवाणु कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले। कौन से? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवाणु होते हैं, ठीक है, जिनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवाणु होते हैं उनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है ना, तो इनमें भी अविकसित केंद्रक पाया जाता है। अगला देख लो, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ठीक, तुम्हारा दूध का दही में तो यही जो तुम्हारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, यही पढ़े ना, किस बैक्टीरिया के कारण? तो बैक्टीरिया पूछ रहा है यहाँ पर, बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा, उसका यही पूछा बस बैक्टीरिया के कारण। देखो 2007 में अगर 5 और 3 में क्वेश्चन आया था, अगर इसको हम पढ़ रखे होते तो उत्तराखंड वाले 7 में क्वेश्चन एकदम सही करके आते। जो भी पढ़ा होगा तो सही किया होगा, पास भी किया होगा। देख लो ना प्री क्वेश्चन का, जलवा 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 जलवा, PYQ का जलवा, ये है भाई जलवा जलवा, तो ध्यान रखना बैक्टीरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? जो गाय का दूध होता है हल्के पीले रंग का होता है, उसका कारण क्या होता है? तो कैरोटीन, हमने पहले भी पढ़ा। देखो यही क्वेश्चन को कई बार पूछा है उसने, 1999 में, 2008 में, 1992 में परीक्षा में पूछा गया। कैरोटीन, दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। दूध में क्या होता है? कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इस प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है। और गाय के दूध में हल्के पीले रंग का कारण होता है बी कैरोटीन की उपस्थिति। देखो गाय का दूध क्या होता है? हल्का पीला होता है, उसके तो पीला क्यों होता है? तो उसमें बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। किसका? बीटा कैरोटीन की उपस्थिति होती है। बीटा कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका सूत्र होता है C14। क्या होता है? C14 और H56, ये इसका सूत्र होता है बीटा कैरोटीन का, ध्यान रखना। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति होती है? बताओ भैया किसकी उपस्थिति होती है? कैसीन के साथ साथ कैरोटीन की। किसी? कैसीन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति होती है ना, वही सवाल है तुम्हारा 2014 में पूछा RO में। ये कब आया था तुम्हारा? देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, कितनी बार, कई परीक्षाओं में पूछा, उसको RO 2014 में पूछ रहा है। तरीका बदला है, शब्द बदले हैं, ठीक है। भावनाओं को समझो, शरीर पे मत जाओ, हैं, बस बार बार वही क्वेश्चन। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। कितनी होती है? 7.2% होती है, ठीक है, औसत मात्रा। जबकि गाय के दूध में अगर देखा जाए तो गाय के दूध में औसत मात्रा कितनी होगी? 3.5 से 4%। कितनी होगी? 3.5 से 4%, 3.5 से 3.5 से 4%। और भैंस के दूध में वसा कितनी होती है? 7.2% वसा होती है, ठीक है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन, खनिज, लवण, लैक्टोज इत्यादि का भी पाए जाते हैं ना। दूध में क्या? प्रोटीन भी पाया जाता है, खनिज भी पाए जाते हैं, लवण भी पाए जाते हैं, ठीक है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस, ठीक है, मानव शरीर में कितने वर्ष आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो दूध को पचाने के लिए जो शरीर में आवश्यक एंजाइम है, जैसे रेनिन है, लैक्टेस है, ये कितने वर्ष की उम्र में कह रहा है लुप्त हो जाते हैं, ठीक है, ये कितने वर्ष की उम्र में लुप्त हो जाते हैं? तो देखो इसके बारे में घटनाचक्र ने उत्तर तो कोई नहीं दिया था, उसमें स्टार बना दिया। तो व्याख्या जो दी है घटनाचक्र ने, ये दिया है कि अनेक स्तनियों के जठर रस में दूध प्रोटीन्स के पाचन हेतु क्या पाए जाते हैं? रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। स्तनी में तो जैसे मानव है, स्तनी जिनके स्तन होते हैं, ठीक है, तो इन स्तनियों में के जठर रस में दूध प्रोटीन के पाचन हेतु क्या पाया जाता है? रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मानव के जठर रस में इसकी उपस्थिति संदिग्ध है, मतलब एकदम परफेक्ट नहीं कि पाई जाती, संदिग्ध है, ठीक है। संभवतः शिशुओं में जठर रस में यह होता है, शिशुओं में के जठर रस में यह होता है, ठीक है, किंतु वयस्क के जठर रस में ये नहीं होता है। अब जो मनुष्य अवयस्क हो जाता है उसमें ये नहीं रहता, बच्चों में रहता है, शिशुओं में रहता है। वयस्कों में दूध प्रोटीन के पाचन का श्रेय पेप्सिन को जाता है। तो वयस्कों में जो दूध का पाचन करता है वो कौन सा करता है? पेप्सिन करता है, नामक एंजाइम करता है। ये तुम्हारा रेनिन नहीं करता है, जो यहाँ पर दिया है, ठीक है, रेनिन ये नहीं करता है। बच्चों में होता है, वयस्कों में पेप्सिन होता है, को दिया जाता है। सामान्यतः रेनिन और लैक्टोज एंजाइम मानव शरीर में 2 से 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाता है। कितने से? 2 से। रेनिन और लैक्टेज है, ये एंजाइम 2 या 3 वर्ष की आयु में क्षीण होना शुरू हो जाता है और 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य पूर्णतः लुप्त हो जाता है। 6 से जब 15 तक जाएंगे तो हम पूर्णतः लुप्त हो जाएगा। तो इसमें 6 से 15 कोई दिया नहीं, 3 दिया तो इसमें 3 लगा सकते थे उत्तर, ठीक है, तो ये हो जाता है। अगला है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है तुम्हारा? तो हमारा देखो दूध को प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है तुम्हारा? तो रेनिन है। क्या तुम्हारा? रेनिन। हमने यही क्वेश्चन पढ़ा, तो ये 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये तुम्हारा, ठीक है, फिर से रेनिन है, रेनिन है। तो वयस्क मनुष्य में पूछा तो पेप्सिन करता है, बच्चों में क्या है? रेनिन करता है, तो हम अभी रेनिन लगाएंगे। तो देखो वयस्क मनुष्य में दिया दूध प्रोटीन को पचाने का क्या है? से पेप्सिन को जाता है वयस्क मनुष्य में। और यहाँ पर दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम कौन है? यहाँ पर रेनिन तो मुख्य है, इसलिए हम रेनिन पे ही लगाएंगे, ठीक है। अगला, अब आगे कुछ क्वेश्चन है वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, लगभग 200 के आसपास है, 180 के आसपास। तो कुछ पढ़ लिए, अब अगले क्वेश्चन हम क्या पढ़ेंगे चैप्टर के, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।